नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से बचिए और ठीक उसके बाद नेपाल ने अचानक भारतीय यूट्यूबर्स, ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। काठमांडू के होटल, नेपाल की एयरलाइंस, टूरिज्म एजेंसियां सब एक साथ एक्टिव हो गई। सवाल यह है कि क्या नेपाल सिर्फ पर्यटन बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर इसके पीछे छिपी है एक बड़ी आर्थिक बेचैनी, टूटती हुई अर्थव्यवस्था, युवाओं का देश छोड़ना और साउथ एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि सच यह है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारतीय पर्यटकों पर टिका हुआ है। अगर भारतीय पर्यटक कम हुए तो असर सिर्फ नेपाल के पर्यटन पर नहीं बल्कि होटल, रोजगार, स्थानीय बाजार और पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तरफ नेपाल में बढ़ रहा है ब्रेन ड्रेन, लाखों युवा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और खाड़ी देशों की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच नेपाल की रणनीतिक स्थिति उसे साउथ एशिया का सबसे संवेदनशील जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बना रही है। तो क्या भारतीय इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना सिर्फ टूरिज्म कैंपेन है या फिर नेपाल अपने सबसे बड़े आर्थिक लाइफलाइन भारतीय लोगों को खोने से डर रहा है? आज हम समझेंगे नेपाल की अर्थव्यवस्था, उसकी टूरिज्म डिपेंडेंसी, ब्रेन ड्रेन क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल खेल जो हिमालय की वादियों को के पीछे जो है वो चुपचाप चल रहा है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लिंक को शेयर कर दीजिएगा और फिर इत्मीनान से मेरी बातों को पूरी तरह से सुनिएगा। जहां आपको लगे कि आपको अपने विचारों को भी रखना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप अपने विचारों को रखते भी रहिएगा। आपके हर विचार का, चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे तटस्थ हो, हम सबका जो है वो स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है। पीएम मोदी की अपील से घबराया नेपाल, भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की शरण में बालीन सरकार, दिया बड़ा ऑफर। साथियों, इसका सोर्स जो है वो सोर्स मैं आपके सामने रखता हूं और ये सोर्स जो है वो नेपाल के राजदूत से, एम्बेसी ऑफ नेपाल जो न्यू दिल्ली में है वहां से है। ऊपर लिखा हुआ है, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर, पॉडकास्टर्स फॉर फैमिलियराइजेशन ट्रिप टू नेपाल। The Embassy of Nepal in New Delhi invites application from Indian social media influencers, blogger and digital content creators for participation in familiarization trip to Nepal. The embassy plan to select 5 Indian social media influencer blogger for visit to Nepal to experience and promote Nepal natural beauty, cultural heritage, spiritual sites, warm hospitality, diverse tourism offering. The visit is expected to generate engaging digital content and encourage Indian traveler to visit Nepal for leisure, pilgrim, कल्चरल एडवेंचर, वेलनेस एंड फैमिली ट्रेवल्स। आप पूरी की पूरी बातें समझ गए, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा गया, प्रमोट नेपाल एज अ क्लोज, एसेसिबल एंड वेलकमिंग डेस्टिनेशन फॉर इंडियन ट्रेवलर्स, शोकेस नेपाल माउंटेन, लेक्स, हेरिटेज साइट्स, टेम्पल्स, स्तूप्स, फेस्टिवल्स, कुजीन एंड लोकल कल्चर। ठीक, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो की गई हैं और कहा गया है कि जो एक्टिव प्रेजेंस है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो एप्लीकेशन फील करे। तो साथियों, नेपाल भारतीय पर्यटकों को लेकर इतना चिंतित क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है जिस सवाल से आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, भारत सिर्फ नेपाल के लिए पड़ोसी नहीं बल्कि उसके टूरिज्म इकोनॉमी का सबसे बड़ा ताकत। हर साल लाखों भारतीय पशुपतिनाथ दर्शन के लिए, पोखरा घूमने के लिए, हिमालय देखने के लिए नेपाल जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ घूमने की नहीं है। एक भारतीय टूरिस्ट जब नेपाल जाता है तो उसका पैसा सिर्फ होटल तक नहीं जाता, वो पैसा पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर तक, छोटे दुकानदार तक, रेस्टोरेंट तक, ट्रैकिंग गाइड तक और हजारों परिवारों तक। नेपाल के कई शहर, खासकर पोखरा और काठमांडू, सीधे टूरिज्म के ऊपर निर्भर है। और सबसे बड़ी बात, भारतीयों के लिए नेपाल जाना बेहद आसान है। ना कोई वीजा लगता है, ना कोई लैंग्वेज बैरियर है, ना कोई कल्चरल डिफरेंस है। और यही वजह है कि भारतीय टूरिस्ट नेपाल की इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन माने जाते हैं। और शायद इसी कारण अब भारत में विदेशी यात्राओं को लेकर काफी चर्चा बढ़ी है। तो नेपाल ने तुरंत जो है इंडियन इन्फ्लुएंसर को टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नेपाल अच्छी तरह से जानता है अगर भारतीय पर्यटक कम हुए तो असर सिर्फ टूरिज्म पे नहीं होगा बल्कि नेपाल के लोकल इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। साथियों, असल संकट कहीं बड़ी बात है। नेपाल की असली चिंता सिर्फ टूरिज्म नहीं है। आज नेपाल जो है वो
जो सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है, उस समस्या पे अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप अपने स्क्रीन पर जो है ये साउथ एशिया का मैप देख रहे हैं। ये चाइना है, ये इंडिया है, ये नेपाल है, नेपाल के पूरब में इंडिया, नेपाल के पश्चिम में इंडिया, नेपाल के दक्षिण में इंडिया, नेपाल के उत्तर में जो है वो आपको तिब्बत चाइना का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। आप सभी जानते हैं कि चाइना एक्टिव होकर यहां तक आ चुका है और बांग्लादेश के माध्यम से यहां तक आ चुका है। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं, ये जो है ये अब जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। इस पर चर्चा हमने पहले के वीडियो में कई बार किया हुआ है। साथियों, आपके स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर बयां कर रहा है उस दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों को कहा कि आप विदेश जाना जो है वो बंद कीजिए। जैसे ही भारत के लोगों को कहा अवॉइड अननेसेसरी फॉरेन ट्रेवल्स, चूज इंडिया, सपोर्ट आवर इकोनॉमी, वैसे ही नेपाल को बहुत बड़ी चिंता हो गई अपनी इकोनॉमी को लेकर। आज नेपाल एक गंभीर ब्रेन ड्रेन क्राइसिस से गुजर रहा है। हर साल लाखों नेपाली युवा अपना देश छोड़ रहे हैं। कोई खाड़ी देश में जा रहा है, कोई मलेशिया, कोई जापान, कोई ऑस्ट्रेलिया, तो कोई यूरोप और दक्षिण कोरिया। सवाल है कि आखिर क्यों नेपाल में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। साथियों, नेपाल के अंदर नौकरियां सीमित हैं, वेतन कम है, इंडस्ट्री कमजोर है और पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक अस्थिरता ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावित किया। यानी नेपाल का युवा अपने ही देश में भविष्य को लेकर जो है कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। और यही वजह है कि विदेश जाकर काम करने वाले नेपाली नागरिकों के द्वारा भेजा गया पैसा यानी कि रेमिटेंस आज नेपाल के इकोनॉमी का लाइफलाइन बन चुका है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब रेमिटेंस आप जानते हैं, विदेश से जो भेजा हुआ धन है उसी को हम रेमिटेंस कहते हैं। तो कई सारा हिस्सा जो है रेमिटेंस के ऊपर निर्भर है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बेहद खतरनाक है। देश धीरे धीरे अपने सबसे टैलेंटेड, एजुकेटेड और प्रोडक्टिव युवाओं को खोता जा रहा है। डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, स्टूडेंट्स हो, स्किल्ड वर्कर्स हो, सब बेहतर अवसरों की तलाश में बाहर जा रहे हैं। और जब किसी देश से उसका युवा वर्कफोर्स बाहर जाने लगता है तो इकोनॉमी अंदर से कमजोर होने लगती है। और शायद यही कारण है कि नेपाल अब टूरिज्म पर और ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो बिना बड़े इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के भी तेजी से जॉब पैदा कर सकता है। एक टूरिस्ट जब आता है तो उसके साथ काम मिलता है, होटल को, टैक्सी ड्राइवर को, लोकल मार्केट को, गाइड को, रेस्टोरेंट को और हजारों छोटे कारोबारों को। यानी नेपाल के लिए टूरिज्म अब सिर्फ घूमने फिरने का बिजनेस नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रेटजी जो है वो बनता जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल अचानक इंडियन इन्फ्लुएंसर को इतना महत्व क्यों दे रहा है। साथियों, आज की दुनिया में टूरिज्म सिर्फ टीवी एड से नहीं चलता। अब लोग ट्रेवल डेस्टिनेशन चुनते हैं तो यूट्यूब के वीडियो को स्क्रॉल करके देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हैं, ट्रेवल ब्लॉगर्स की रिकमेंडेशन को सुनते हैं और एक बड़ा इंडियन यूट्यूबर्स एक ही वीडियो में लाखों लोगों तक जो है वह पूरा संदेश पहुंचा सकता है। अगर वही क्रिएटर कह दे कि नेपाल अफोर्डेबल है, नेपाल ब्यूटीफुल है, नेपाल सेफ है, इजी डेस्टिनेशन है, तो हजारों लोग वहां जाने का प्लान तुरंत बना लेंगे। यानी आज के डिजिटल एरा में इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होते, बल्कि टूरिज्म इकोनॉमी के पावरफुल प्रमोटर्स भी बन चुके हैं। और नेपाल इस ताकत को जो है वो समझ चुका है और वो इसी ताकत को जो है वो प्रयोग करना चाहता है। क्योंकि ट्रेडिशनल इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग बेहद महंगी होती है, लेकिन एक वायरल ब्लॉग, एक ट्रेंडिंग रील, एक इमोशनल ट्रेवल डॉक्यूमेंट्री पूरे टूरिज्म ट्रेंड को बदल देते हैं। और नेपाल को इस समय टूरिज्म की पहले सबसे ज्यादा जरूरत, इसलिए अब काठमांडू के होटल ग्रुप्स, एयरलाइंस, टूर एजेंसियां और टूरिज्म बोर्ड इंडियन इन्फ्लुएंसर के साथ साथ एग्रेसिवली कोलेबोरेशन करना चाह रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, एक तरह की अगर हम बात करें तो डिजिटल पब्लिक डिप्लोमेसी है। नेपाल अच्छी तरह से जानता है कि भारत के लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाए रखना उसकी इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर इंडियन टूरिस्ट आते रहेंगे तो नेपाल के होटल इंडस्ट्री चलती रहेगी, लोकल जॉब्स बचेंगी, इकोनॉमी को फॉरेन करेंसी मिलती रहेगी। यानी इंडियन इन्फ्लुएंसर को बुलाना सोशल मीडिया कैंपेन नहीं, बल्कि नेपाल की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा पहलू है और वो पहलू है जियो पॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीति। क्योंकि नेपाल सिर्फ एक छोटा हिमालयी देश नहीं है, बल्कि एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों यानी कि भारत और चीन के बीच में एक स्ट्रेटेजिक बफर स्टेट है। और पिछले कुछ वर्षों से अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से नेपाल और भारत के बीच में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से नेपाल और भारत के बीच में तनाव की स्थिति हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से चाइना नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ा रहा है, कभी कभी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से भी ज्यादा ये असर डाल सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा
पहलू जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो पहलू हम क्या कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि अगर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, चाहे वो सड़कें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बीजिंग लगातार काठमांडू के करीब आने की कोशिश कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल की ग्राउंड रियलिटी आज भी भारत से गहराई से जुड़ी हुई। कभी कभी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी इससे जो है वो ज्यादा असर डालती है। नेपाल की इकोनॉमी, उसकी ट्रेड, उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री, उसकी ओपन बॉर्डर, उसके धार्मिक संबंध और यहां तक के रोजगार के अवसर भी कहीं ना कहीं भारत से कनेक्टेड। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं, हजारों भारतीय नेपाल घूमने जाते हैं और दोनों देशों के बीच में मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा आसान जो है वो देखने को मिलता है। साथियों, हमने कहा कि नेपाल की अगर इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि जिस प्रकार से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नेपाल के लिए क्राइसिस है, लोग अलग अलग देशों में जा रहे हैं, कारखाने बंद हैं, गांव जो है वो खाली है। नेपाल की इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो है वो रेमिटेंस जो है वो देखने को मिल रहा है ना। तो ये जितने लोग आपके नेपाल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस देश की अर्थव्यवस्था को जो है वो कमजोर जो है वो कर ही रहे हैं। हमने कहा कि लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं, हजारों भारतीय नेपाल घूमने जाते हैं और दोनों देशों के बीच का ये मूवमेंट जो है वो बेहद आसान है। यानी पॉलिटिकल टेंशन आते जाते रह सकते हैं, लेकिन इंडिया नेपाल पीपल टू पीपल कनेक्शन अभी भी बहुत मजबूत है और शायद यही वजह है कि काठमांडू नहीं चाहता है कि भारतीय लोगों के बीच नेपाल का इमेज जो है वो खराब हो। क्योंकि आज डिजिटल एरा में ऑनलाइन परसेप्शन ही रियलिटी जो है बनता जाता है। अगर सोशल मीडिया पर नेपाल अट्रैक्टिव दिखेगा तो टूरिस्ट आएंगे, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी। लेकिन अगर परसेप्शन खराब हो जाए तो उसका सीधा असर टूरिज्म रेवेन्यू को जो है पड़ सकता है। और यही कारण है कि इंडियन इन्फ्लुएंसर को बुलाना सिर्फ टूरिज्म प्रमोशन नहीं बल्कि एक जियो पॉलिटिकल सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी भी माना जा रहा है। नेपाल समझता है कि आज यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील और डिजिटल नैरेटिव्स नेपाल के इकोनॉमी में इंडियन टूरिस्ट को कितने इंपॉर्टेंट तरीके से खींच सकता है। और इसका अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाया जा सकता है कि आप अपने स्क्रीन पर इस आंकड़े को बड़े ध्यान से देखेंगे कि नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटकों का महत्व क्या है। सर, 2025 में नेपाल आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो भारतीय हैं। कितने टोटल अगर हम मान लें, भारत, अमेरिका और चाइना से अगर पर्यटक पहुंचे तो अमेरिका से 1,12,000, चाइना से 95,000, तो भारत से सीधे आपको 2,92,000 पर्यटक जो है वह नेपाल देखने को मिले। यानी अकेले भारत से आने वाले टूरिस्ट अमेरिका और चीन दोनों से कहीं ज्यादा है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अनुसार कई महीनों में कुल विदेशी आगमन में 25 से 30% जो डेटा आपको देखने को मिलता है वो केवल भारतीय पर्यटक जो हैं, विदेशी पर्यटकों में, वह नेपाल जाते हैं। 2026 में यही ट्रेंड जारी रहा। फरवरी 2026 में नेपाल में आने वाले विदेशी टूरिस्टों के बारे में अगर हम बात करें तो फरवरी 2026 में 22,000 भारतीय पर्यटक नेपाल पहुंचे, जो चीन और अमेरिका से काफी ज्यादा थे। अगस्त 2025 की अगर हम बात करें तो 35,000 भारतीय पर्यटक जो है वो नेपाल घूमने गए थे। और ये सिर्फ टूरिज्म नहीं है, ये नेपाल की इकोनॉमी, होटल, एयरलाइंस, टैक्सी ड्राइवर्स, रेस्टोरेंट, ट्रैकिंग इंडस्ट्री और लाखों लोकल जॉब से जुड़ा हुआ मामला है। नेपाल जैसे देश में जहां ब्रेन ड्रेन और यूथ माइग्रेशन लगातार बढ़ रहा है, वहां टूरिज्म लोकल एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। और इसी वजह से नेपाल अब इंडियन इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स को बुलाकर टूरिज्म डिप्लोमेसी चला रहा है, क्योंकि नेपाल अच्छी तरह से समझता है कि भारतीय टूरिस्ट सिर्फ विजिटर्स नहीं बल्कि उसके टूरिस्ट इकोनॉमी की इकोनॉमिक लाइफ लाइन है। साथियों, नेपाल का इंडियन इन्फ्लुएंसर कैंपेन सिर्फ टूरिस्ट प्रमोशन नहीं है, यह नेपाल की इकोनॉमिक एंजाइटी, ब्रेन ड्रेन क्राइसिस और साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स की कहानी है। एक ऐसा देश जो टूरिज्म और रेमिटेंस पर हेवनली डिपेंडेंट हो, वह इंडियन टूरिस्ट को खोने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट सिर्फ विजिटर नहीं है बल्कि नेपाल की लोकल इकोनॉमी, जॉब्स और फॉरेन करेंसी के बड़े सोर्स है। और डिजिटल एरा में यूट्यूब, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर अब टूरिस्ट प्रमोशन से आगे बढ़कर सॉफ्ट पावर टूल्स बन चुके हैं। और यही कारण है कि जो कैंपेन बाहर से सिंपल मार्केटिंग लगता है, उसके पीछे इकोनॉमी, माइग्रेशन और इंडिया चाइना जियोपॉलिटिक्स की बड़ी कहानी जो है वो छुपी हुई होती है। आपको क्या लगता है, अगर नेपाल सरकार इस प्रकार का मूवमेंट चला रही है तो इस मूवमेंट का उद्देश्य क्या होगा? आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से बताइए। और क्या केवल नेपाल सरकार के द्वारा इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को बुला देना ही सही है? क्या नेपाल भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से नहीं सुधार कर सकता? क्या नेपाल उन सारे मुद्दों पर एक टेबल पर बैठकर बात नहीं कर सकता है? क्या नेपाल जो है, पहले जिस प्रकार से नेपाल में अगर कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता था तो पहला विजिट वो भारत करता है, लेकिन आज बालिन शाह सरकार जिस प्रकार की प्रवृत्ति, जिसको कि हट प्रवृत्ति कहते हैं, और मजे की बात है कि इनके हट प्रवृत्ति से इन्हीं के मंत्रिमंडल के लोग इनसे खफा है लेकिन कह नहीं पा रहे। आप बताइए,
क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। नेपाल के काफी सारे युवा, नेपाल के काफी सारे दर्शक हमें देखते हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने विचारों को यहां जरूर लिखिए। हम सब भारतीय आपके विचारों को पढ़ते हैं और उससे जो है हमें एक दृश्य दिखता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो उस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आता होगा कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर कमेंट कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और लगे कि शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।